चलो। हाँ भैया, मुझे एक जी सर। डाउट हाँ। है। हाँ नैना जी। अम, ये जो मैं पढ़ रही थी, लक्षण और लक्षणाभास, तत्वज्ञान भाग एक में लक्षण पार्ट 3 है। यहाँ पे ये डाउट है मेरे को, श्रोता पूछता है क्वेश्चन है प्रवचन का। आ गया तो बताओ, इसमें जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं क्या? जीव का ये लक्षण सही है? क्वेश्चन करें प्रवचन का। श्रोता बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ जीव लक्ष्य है और केवल ज्ञान लक्षण। लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में रहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान सब जीवों में नहीं पाया जाता। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि इस लक्षण को सही मान लें तो मति शुद्ध ज्ञान वाले हम और आप सब अजीब ठहरेंगे। ये चीज समझ नहीं आई मुझे। ओके। मतलब अजीब ठहरेंगे, ये कहाँ से कैसे लिया? ठीक है, माना मैं ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपको उससे कलेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ कि जो भी इंसान बच्चे पैदा कर चुका है, वो फीमेल है, तो क्या ये सही होएगा? सही भैया होगा उस ना? टाइम आपने वो सी हॉर्स का बताया था ना। इसलिए मैंने इंसान की बात की, जानवर की। इंसान की बात कर रहे हाँ हाँ, तो फिर ये सही मानेंगे इसे। क्यों? इंसान में नहीं, मतलब इंसान में आप तो ये अंडरस्टूड भी तो मानेंगे कि वही स्त्री या फीमेल महिलाएं आई गेस में, अगर इंसानों की बात कर रहे हैं तो। कितनी आई सारी थिंक। कितनी सारी महिलाएं फीमेल्स इसमें होती अंडरस्टूड नहीं रहेगा क्या ये? कितनी सारी फीमेल्स होती है जिनको बच्चे नहीं होते, तो क्या वो फीमेल्स नहीं है? अव्याप्ति दोष। एग्जैक्टली exactly. तो वैसे ही केवल ज्ञान केवल और केवल मुक्त जीवों में पाया जाता है, संसारी जीवों में नहीं पाया जाता। हाँ, ये यहाँ तक सब क्लियर है। हाँ। तो अगर मैंने केवल ज्ञान को जीव का लक्षण माना, तो फिर हम सब जो उनको केवल ज्ञान नहीं है, वो सब अजीब हो जाएंगे, अव्याप्ति दोष के कारण से। अजीब क्यों हो जाए? मतलब ये चीज मेरे को नहीं नहीं है तो ठीक है। मतलब आपने एक्चुअली ये लक्षण आपने लक्षण बना दिया ना केवल ज्ञान को। तो लक्षण का मतलब ये है कि वो उस चीज से उसकी पहचान होगी। अगर वो है तो वो है, वो नहीं है तो वो नहीं है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। ठीक है भैया, आगे समझ में। मतलब उन्होंने लक्षण को यहाँ मेन वो कर दिया है। अगर आपको किसी की भी पहचान करनी है तो आप कैसे करोगे? हाँ, लक्षण से ही करेंगे। आजकल के जमाने में इतना यूज नहीं होता है। पहले के जमाने में ना, जब आप रोड से जाते थे ना, तो लोग आपको डायरेक्शन कैसे देते थे पता है? यहाँ से आप सीधा जाओ, फिर बीच में ना आपको एक बहुत बड़ा सा सर्कल मिलेगा, उधर से भी सीधा जाना। फिर आपको एक दूसरा सर्कल मिलेगा जिसके बीच में ना एक घोड़े की और सैनिक की स्टेचू होगी। वो वाले सर्कल से लेफ्ट लेना। ध्यान में आया? हाँ भैया। तो दोनों ही सर्कल है। तो दोनों सर्कल में डिफरेंशिएट करने वाला तो क्या था? वो स्टैचू, कोई सा भी स्टैचू नहीं बोला उसने, घोड़े का स्टैचू जिसके ऊपर सैनिक बैठा है। अगर समझो बीच में एक पहले शिवाजी का स्टैचू आ गया, तो आप लोगे लेफ्ट? नहीं भैया, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट अजीब बोला है। पुद्गल या धर्म धर्म आकाश, मतलब ये बाकी द्रव्य नहीं लेके सीधे अजीब ही बोला है। ऐसा ऐसा क्यों?
अच्छा जैसे ये ठीक है, वो अपन, जीव जीव नहीं होगा अगर जीव का लक्षण नहीं है तो। हाँ जी, ये अपन ने एक बार डिस्कस किया था। अजीव का मतलब होता है जीव नहीं है। अगर मैंने बोला धर्म अधर्म आकाश या काल, तो उसके लिए उनके लक्षण तो होने चाहिए ना उसके अंदर। अभी तो मैंने अजीव बोल के ये डिसाइड किया कि जीव नहीं है, बाकी के पांच हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बाकी के पांच में से कौन सा लक्षण मैच होता हुआ मिलेगा, वो वाला द्रव्य हो जाएगा। ठीक ठीक है है भैया। यादव। हाँ हाँ ठीक है भैया। चलिए, मेरे ख्याल से आतिश जी आपको भी एक डाउट था। आप म्यूट है। मेरा तो एक ही डाउट है, अभी भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। कौन सा? पर आ, भाव अभाव वाले, चार अभाव वाला, उसमें एक चीज समझनी थी कि प्रध्वंस अभाव जो है वो सिर्फ वर्तमान पर्याय, पुद्गल की दो वर्तमान पर्याय को ही क्यों लिया है। कौन से चार अभाव, कौन से? प्राग भाव प्रध्वन, सॉरी अन्योना भाव में, सॉरी, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योना भाव और अत्यंत अभाव। तो अन्योना भाव में पुद्गल की वर्तमान पर्याय को ही क्यों लिया गया है, क्या रीजन है उसको लेने का। ठीक है, इसके क्योंकि पहले, पुद्गल के दो, तो अपन अत्यंत अभाव तो बोल सकते हैं ना। अच्छा इसके अंदर ना पहले अपन चारों को डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? तो एक हम्म, क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राग भाव। प्राग भाव क्या बोलता है? प्राग, मीन्स वो तो एक ही द्रव्य की पर्याय के लिए चलता है, दो द्रव्य के बारे में नहीं चलता है। एक ही द्रव्य। वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव। ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट का भाव, प्राग हम्म, भाव। प्रत्यंचा भाव क्या बोलता है? प्रेजेंट में फ्यूचर का अभाव। प्रेजेंट में फ्यूचर। वो अच्छा, रिलेटेड टू एक ही जीव, हाँ, सेम फ्यूचर में पर्याय। प्रेजेंट का अभाव है कि प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव है? प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। कि फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव? हम्म, प्रध्वंस अभाव डेफिनेशन के हिसाब से तो वो बोल रहे हैं कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। तो ये प्राग भाव भी तो वही हो गया ना कि प्रेजेंट में पास्ट का अभाव और पास्ट में प्रेजेंट का अभाव, दोनों एक ही बात हो गई। क्या डिफरेंस है? वैसे हम्म। मतलब मैंने अभी एक बुक में पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि हम लोग पास्ट की चिंता या सॉरी पास्ट का दुख या प्रेजेंट की चिंता करके परेशान होते हैं, और काम एक्चुअली प्रेजेंट में होना है। हमारा जो फोकल पॉइंट है वो प्रेजेंट है। तो हम अपनी डेफिनेशन में प्रेजेंट को मुख्य करेंगे कि प्रेजेंट का पास्ट में अभाव या प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। सो दोनों डेफिनेशन में प्रेजेंट का पास्ट में अभाव इज प्रध्वंसा भाव, प्रेजेंट का फ्यूचर में, प्राग भाव। सॉरी, प्रेजेंट का पास्ट में अभाव इस प्राग भाव, प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव इस प्रध्वंस भाव। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो क्या डिफरेंस हो जाता है? उल्टा यानी पास्ट का प्रेजेंट में अभाव बोल दिया तो क्या हो गया? ये तो प्रध्वंस अभाव हो जाएगा। मेरे को ये समझना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो हो जाएगा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम एक्चुअली अपने प्रेजेंट पर्याय से फोकस हटा रहे हैं उसमें, उस डेफिनेशंस में। तो हम लोगों को बॉदर नहीं करना है प्रेजेंट या फ्यूचर, सॉरी, पास्ट या फ्यूचर के पर्याय के बारे में। हम तो हमारा जो मूल काम होना है वो प्रेजेंट पे होना है, इसलिए हम प्रेजेंट पे ध्यान रखना चाहते हैं।
सो आपका एक पॉइंट सही है कि हमें फोकस प्रेजेंट पे रखना है, इसके लिए आई अंडरस्टैंड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जो चीज हुई नहीं है उस चीज का अभाव अभी कैसे होएगा। प्रेजेंट में पास्ट का अभाव बोला है, ध्यान में आ गया आपको मेरी बात। जो पास्ट हो चुका है तो उसका अभाव बोला है प्रेजेंट में। जैसे कि आप जब 5 साल के बच्चे थे तो वो 5 साल के बच्चे का अभाव अभी 20 साल के इंसान में बोला है, ठीक है। जब आप 5 साल के थे तब तो ही ना बोल सकते थे कि भाई 20 साल के आतिश जी जो कि अभी इंजीनियर है उनका अभाव इसमें है। उस टाइम तो पता ही नहीं था। इसलिए तो अभाव है ना, पता नहीं था तो अभाव इसलिए तो है कि तो भाई फिर वो तो है ही नहीं, जो चीज है ही अभाव नहीं। का मतलब ये होता है कि उसका नाश हो जाना। अभाव का मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि अभी वैसे तो मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि अभी आतिश जी अगर इंजीनियर है तो उसके अंदर डॉक्टर का अभाव है, एस्ट्रोनॉट का अभाव है, आईएएस का अभाव है, मिनिस्टर का अभाव है। तो वो वाले एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टेंस के एंगल से देख रहे हैं, हम्म। ठीक है। और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में भी नहीं है, जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में नहीं है। हम्म। ठीक है। तो ये हो वो गया, कैसे नहीं है? क्योंकि चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट तो आपका फिर कितना लंबा होता है। तो वही हो गया ना, चेंज हो जाएगा बोले तो फिर अपन तो वही बोल रहे हैं ना, चेंज हो जाएगा तो अपन वही अभी भी तो वही बात कर रहे हैं कि वर्तमान का फ्यूचर में अभाव है या फ्यूचर में वर्तमान का अभाव है। मैं आपको एकदम एकदम इजी लेमन लैंग्वेज में हिंट दूं ना जिससे मैं याद रखता हूँ तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। आप लोग हम्म। वीडियोस देखते हो, क्या देखते हैं? वीडियोस, हाँ। कोई भी वीडियो खोलोगे तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड टच करने का, एक होता है राइट हैंड साइड टच करने का। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों प्रेजेंट में नहीं फॉरवर्ड है। और बैक, रिवाइंड और फॉरवर्ड। अब ये दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, रिवाइंड एंड फॉरवर्ड। तो इसका इसका क्या अंतर है। नहीं, एक सेकंड। ये लेफ्ट और राइट, एक रिवाइंड एक फॉरवर्ड है, राइट। दोनों, कभी भी आप, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ है तो आप प्रेजेंट में ना। मैं अगर वहां पे 5 घंटा, मैं अगर वहां पे 50 मिनट 40 सेकेंड पे हूं तो उसके पहले का 1 सेकेंड रिवाइंड होएगा और 1 सेकेंड आगे फॉरवर्ड होएगा, राइट। तो वैसे ही प्राग भाव रिवाइंड है, प्रत्यंसा भाव फॉरवर्ड है, ठीक है। ये दो निपट गए। अब बच्चे कौन से दो। नहीं, पर अभाव अभी तो अभाव का ही अपन चल रहा है ना। एक में अभाव, पास्ट में और फ्यूचर में अभाव है, अपनी बात तो वहां चल रही थी। प्रेजेंट का पास्ट में अभाव प्राग भाव, प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव, फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव प्रत्यंसा भाव। नहीं तो उसको अपन प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव क्यों नहीं बोल सकते हैं? जैसे अपन प्रेजेंट का पास्ट में बोल रहे हैं, तो वैसे ही प्रेजेंट का फ्यूचर में क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है ना। नहीं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो प्रेजेंट पे है। हम दोनों एंगल से प्रेजेंट पे आना चाहते तो ये डेफिनेशन में क्या गलत हो रहा है कि प्रेजेंट में फ्यूचर का अभाव? हैं। इसमें मेरा कहाँ जा रहा है फोकस अपना आउटसाइड फोकस? हो रहा है। कैसे? कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल, ये है,
ये है, ठीक है। अब आप इसको यहां से देखो, कि यहां से देखो, कि यहां से देखो, कि यहां से देखो, आपका एंगल किधर जा रहा है? अंदर देखने में। लेकिन मैं बोलूँ कि अब यहां से ऐसे अंदर देखो, लेकिन अंदर से ऐसे बाहर देखो, तो आपका दोनों में व्यू पॉइंट डिफर हो गया। एक आप अंदर देख रहे हो, एक से आप बाहर देख रहे हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप इधर अंदर फोकस करो, तो मैं क्या बोलूंगा, आप दोनों साइड से अंदर देखो, बाहर नहीं। एम आई राइट? तो ये अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। तो अगर मैं बोलता हूँ पास्ट का प्रेजेंट में अभाव, तो मेरा व्यू पॉइंट अंदर हो गया, प्रेजेंट पे फोकस हो गया। मैं जब बोलता हूँ फ्यूचर का भी प्रेजेंट में अभाव है, तो वो फोकस अंदर होगा। अगर मैं इसको उल्टा बोलता हूँ कि प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव, तो मेरा व्यू पॉइंट ऐसे आउटसाइड हो गया। मैं किस जगह से खड़े होके देख रहा हूँ, उसका डिफर होता है। पास्ट के लिए तो अपन फ्यूचर प्रेजेंट में रह के देख रहे हैं भाई, प्रेजेंट से ही रिलेटेड करके अपन पास्ट को बोल रहे हैं। वो भी तो बाहर की तरफ ही देख रहे हैं ना, प्रेजेंट में पास्ट का अभाव। प्रेजेंट में वो पास्ट का अभाव जब बोला है, तो पास्ट का अभाव बोला है ना मैंने, तो आप हाँ, प्रेजेंट में देखोगे। और मैंने जब और मैं अब प्रेजेंट में फ्यूचर सेम वर्ड बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में पास्ट का अभाव, पास्ट की जगह मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ। तो एक में आप अंदर देख रहे हो और एक में बाहर देख रहे हो, ऐसा क्या वो हो गया, वो पूछना था। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन करेंगे? ओके, ठीक है। हेलो, ठीक है। इसको मैं भाव लिखता हूँ, इसको मैं भाव लिखता हूँ, ठीक है। राग भाव क्या बोला? पास्ट का अभाव है प्रेजेंट, ठीक है। तो आप किससे दूर जा रहे हो? पास्ट से दूर जाके टूवर्ड्स प्रेजेंट आ रहे हो, ठीक है। अब तद्दन भाव क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर का अभाव है प्रेजेंट में। एम आई राइट? नहीं ना, पास्ट का अभाव आप कैसे बोल रहे हो, प्राग भाव को क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला है, पास्ट का अभाव फ्यूचर में, प्रेजेंट में, हाँ, पास्ट प्रेजेंट का, का अभाव पास्ट में। एक सेकंड, पास्ट का अभाव, प्राग भाव की डेफिनेशन पढ़ना। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा पूर्व कार्य पर्याय होने में, के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्रध्वंस, नहीं नहीं, ये तो इसमें प्रध्वंस स्वभाव है। एक बार दोबारा से पढ़ेगा प्राग भाव का। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव। एक सेकंड, दोबारा से पूर्व पर्याय का अभाव है, पूर्व पर्याय हाँ, में वर्तमान पर्याय का अभाव। वर्तमान का अभाव है पूर्व पर्याय में। तो पहले के पर्याय में, एक सेकंड,
ठीक है। और दूसरा क्या है? इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, में बोल रहे हैं ना, ये आगामी पर्याय में बोल रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंट पर्याय का अभाव फ्यूचर में, एम आई राइट? सही बोला मैंने? ये दोनों सेंटेंस सही है? हाँ ठीक। अभी आप इसमें देखो, तो अभाव में उन्होंने क्या बोला है? प्रेजेंट, दोनों में। ठीक है। और किसका? पास्ट एंड फ्यूचर। अब जब मैं ये बोल रहा हूं, एक सेकेंड, मेरे इसमें कुछ इश्यू आया है। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? जी। ओके। दिख रहा है सर, दिख रहा है, विजिबल है। और एक सेकेंड, मेरा ये कुछ इसका इश्यू आया है। हाँ, हेलो। हेलो। जी आ रही है आवाज। ओके। यस सर, यस। प्रेजेंट पर्याय का अभाव इन पास्ट एंड प्रेजेंट पर्याय का अभाव इन फ्यूचर, एम आई राइट? तो मैंने किसका अभाव किया? प्रेजेंट का इन पास्ट इन फ्यूचर। अगर मेरा प्रेजेंट पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? हाँ, आप म्यूट पे आते हैं। प्रेजेंट में। दैट्स माय पॉइंट। हमारा जो फोकस है, वो फोकस प्रेजेंट पे लेके आओ। जी। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा जा रहा है। इंसर्ट, ये दिखाई दे रहा है लोग? हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है basically। क्योंकि प्रेजेंट जो है ना, वो पास्ट में था ना फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, अभी बाकी के दो कौन से बचे? अन्योनाभाव और अत्यंत अभाव। अत्यंत भाव बोलता है कि दो द्रव्य एकदम एक दूसरे से अलग है, उन दोनों एक दूसरे से कुछ लेना नहीं। वो क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। नहीं, इसके उसमें एक चीज और पूछना था। तो उसमें जैसे अत्यंत अभाव, चाहे वो समय हो चाहे कुछ भी हो, हाँ, मीन्स त्रैकालिक अभाव है। त्रैकालिक बोलना मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कभी भी। एग्जैक्टली। नहीं तो फिर प्रेजेंट के लिए फिर, हाँ ठीक है, ओके, वो फिर मैं बाद में पूछता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आता हूं मैं किस पे? अन्योना भाव। अन्योना भाव बोलता है कि पुद्गल द्रव्य की, दो पुद्गल द्रव्य की, एक नहीं, दो अलग अलग पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ही एक दूसरे के अंदर अभाव। ठीक है। ये बाकी सब में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आपका ये क्वेश्चन था कि खाली पुद्गल में क्यों लिया है, बाकियों में क्यों नहीं लिया है? नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि पुर्तगाल की भी सिर्फ वर्तमान पर्याय में ही क्यों लिया है। अपन तो क्योंकि अत्यंत अभाव के लिए बोल रहे हैं कि भाई अलग ही है, वैसे पुद्गल अपन बोलते भी है कि भाई एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से या एक पुद्गल का एक जीव से अभाव ही है, तो अत्यंत अभाव में क्यों नहीं लिया, अन्योन अभाव में ही क्यों लिया? क्योंकि कई जगह पे ये बोलते हैं कि
इसको आप ऐसे समझो, अ, पानी है, पानी ही चेंज होके बन जाता है वाटर वेपर, वाटर वेपर ही, अच्छा पानी को छोड़ो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वुड है, वुड को ही आप जब जला दोगे तो वो ऐश बन जाएगा, ऐश को जब आप गाड़ दोगे या उसका कुछ और करोगे, उसका पेस्ट बना दोगे तो कुछ और बन जाएगा। सेम चीज है कि सेम चीज है, उसकी अलग अलग पर्याय बदलती है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई अलग अलग समय में वस्तु तो सेम है, उसने खाली उसकी फॉर्म चेंज की है। जैसे कि अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो ये लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी नेवर डाइज, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म। पहले अगर आप पहले वाटर एनर्जी थी, हाइड्रो एनर्जी थी, वो चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर आपने गीजर चालू किया है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से वो कोई और एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइट एनर्जी से आप सोलर सिस्टम यूज करके आप दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट दे से इज कि एनर्जी नेवर डाइज, इट जस्ट कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग देयर, ठीक है, फॉर्म। अभी इसी चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा ही सिमिलर पुद्गल के लिए भी आता है कि भाई पुद्गल जो सेम द्रव्य है, जैसे ये आज मी बॉडी है, यही बॉडी के यही पार्टिकल्स कल के डेट में किसी और फॉर्म में आ जाएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। जी। तो अब उस पे डिफरेंशिएट करके क्या फायदा, क्योंकि पुद्गल तो एट द एंड ऑफ द डे पुद्गल है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किधर होता है, उनने बोला कि भाई आप ऐसे टाइमलाइन में आगे पीछे का मत करो क्योंकि उसमें कोई पकड़ नहीं, तो उसमें कोई हुक नहीं है जिसको आप पकड़ के बोल सकते हो। तो आप क्या करो, आप बोलो प्रीति एक बार इसको बोलना मैं क्लास में हूँ। इसमें आप क्या करो कि इसमें आप है ना दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय दो, तो आपको कंपेयर करने में इजी होएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों आप बोलोगे ना इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सॉरी हाइड्रो एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट में अभाव है, तो सीधा सीधे ये हाँ अलग 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 है, अभाव है। और ये वाला जो मिक्सिंग का जो इशू आएगा ना, वो आपको मेजोरिटी ऑफ केस में पुद्गल में आएगा, बाकी द्रव्यों में नहीं। भेद विज्ञान की दृष्टि से आपको ये पुद्गल में यूज में आएगा, क्योंकि आपको देखना होगा कि यही बॉडी है, इसी बॉडी के अंदर कलम भी बंधे हुए हैं, तो वो सेम है कि अलग अलग है? बॉडी और पुद्गल कर्म तो अलग अलग है। जबकि दोनों के दोनों पुद्गल है, तो उन दोनों में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अन्योनाभाव। अत्यंत अभाव है। अन्योन्या भाव। अच्छा, अभी मुझे मजा आ रहा है। पर्याय वर्तमान की है तो फिर मान अन्योनाभाव है। पर्याय क्या अत्यंत, हाँ, अन्योन्या नहीं रहे। एकदम सही पकड़े आतिश जी। अगर मैंने दोनों की, अगर मैंने अपनी बॉडी की और कर्मों की दोनों का एक दूसरे में अभाव पूछा तो अत्यंत अभाव है, लेकिन अगर मैंने बोला इन दोनों की करंट पर्याय में क्या अभाव है तो तो अन्य। अन्योनाभाव है। करंट में अन्योन्या भाव। जब तक करंट पर्याय नहीं आएगा तब तक अन्योन्य भाव नहीं है। तो कर वही मेरा क्वेश्चन था कि करंट क्यों आ रहा है, मीन्स करंट पर्याय लेने का रीजन क्या है अन्योनाभाव में, तो उसको भी तो आप बोल सकते थे कि अत्यंत अभाव है।
नहीं, क्योंकि उधर आप भेद विज्ञान कर रहे हैं ना आपको उन दोनों के बीच में। आप तो ये मान ही रहे हो कि अत्यंत भाव है, वो तो त्रिकालीय भाव है ना, लेकिन करंट पर्याय में तो साथ में दिखाई दे रही है ना। साथ में मीन्स नहीं, वो भैया तो एक वहां ही पे द्रव्य की आप बोल। सॉरी। भैया वहां पे ना पुद्गल द्रव्य लिया हुआ है, और अत्यंत अभाव में दो द्रव्यों के बीच अभाव बोला है। वहां सिर्फ पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है, अन्योन्य नहीं अभाव नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। पुद्गल में भी अगर दो अलग अलग पुद्गल है, अगर वर्तमान नहीं है तो भी अत्यंत अभाव ही है। वो एकदम सही बोला है आतिश जी ने। वो छहों द्रव्य में अगर दोनों अलग अलग है तो वो अत्यंत भाव है। लेकिन अभी इसमें मेरी जो प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम समझो। पुद्गल कितने, अच्छा चलो इन सबको एक बार छोड़ते हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में, काउंट में? एक अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक काल द्रव्य कितना है? असंख्यात। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। क्यों? क्योंकि वो वो आकाश द्रव्य के, लोकाकाश द्रव्य के एक 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 इंच पे एक एक है समझो। ठीक है, एक एक यूनिट पे एक एक है। तो उसके अंदर एक जगह पे दो नहीं है तो उन दोनों के बीच में वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि इधर दो है कि एक है, वो मिक्स नहीं होंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे पानी के अंदर दूध मिक्स हो जाता है तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ध्यान में है मेरी बात? तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अन्योन्या भाव लगता है, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं। बाकी जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य वैसे मिक्स नहीं होते। नहीं, मेरा एक बोलना है, मिक्स भी अगर आप बोल रहे हो, अपन परमाणु का एक सबसे छोटे सा छोटा वो पकड़े है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल एटम जो भी बोलते हैं, हाँ तो दो जो है उसमें भी तो अत्यंत अभाव है ही। हाँ। उसमें अन्योन्य अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दो अलग अलग है। हम्म। है ना? लेकिन तो प्रेजेंट, वही उसी के लिए अपन बोल रहे हैं, वही चीज के लिए बोल रहे हैं कि भाई उसमें अत्यंत अभाव कैसे हो जाएगा। अपने आपस में तो वो अत्यंत अभाव ही है। कोई भी अगर आप उद्गल बोलेंगे, उसका एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में अत्यंत अभाव है। पर आप जब उसकी वर्तमान पर्याय और किसी की वर्तमान पर्याय के साथ कंपेयर करते हो तो अन्योन्य अभाव हो जाती है। आप इसको ऐसे समझो कि कंफ्यूजन किस जगह पे होगा, आपको भेद विज्ञान की उपयोगिता किधर आएगी? सर इसमें अन्योन्या भाव ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि समीर और आतिश जी प्रेजेंट स्टेट के पर्याय अलग अलग रहेगी, दोनों पुद्गल है। नहीं, मैं आपकी बात अगर समझ, ऐसा बॉडी वाइज कर। नहीं नहीं समीर जी, वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि ये नमक है, ये शक्कर है, और ये पानी है। ठीक है, नमक शक्कर पानी और नींबू चारों ले लिया। चारों चारों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग ये अलग। तो ये तो हो गया आपका अत्यंता भाव। अब ये चारों मिक्स हो गए। अब आपको दिखाई दे रहे मिक्स, दिखाई दे रहे अलग अलग? नींबू पानी में नहीं। आपको चारों चार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? नहीं। एक ही दिखाई दे रहे हैं? तो आप उनको अलग अलग कैसे पकड़ मानोगे? नींबू का खटापा, शक्कर की मीठा मिठास, अब उस हिसाब समझना ना, से वो। हर एक एटम में, उस नींबू पानी के एक एक बूंद में चारों चीजें। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप क्या बोलोगे कि वर्तमान पर्याय में, उसी पर्याय में उन चारों एलिमेंट्स के बीच में अन्योन्या भाव है, भले वो है साथ में, लेकिन उनके बीच में अन्योन्या भाव है।
वैसे त्रिकाली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अत्यंत अभाव है ही है, लेकिन अभी मेरे को उसके अंदर भेद विज्ञान करना है, मेरे को उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं कैसे समझूंगा? ध्यान में आई बात? यहाँ पे भी अगर अत्यंता भाव से काम चला रहे तो अत्यंत भाव से आप काम चलाने जाओ तो कैसे चलाओ बताओ? अभी तो आप ये बोलोगे ना कि भाई एक ही दिखाई दे रहा है, या तो अब इसको एक पांचवा द्रव्य मानो। पहले आपको नमक, भैया जीव और शक्कर, पुद्गल भी जैसे शरीर में मिले हुए दिखाई देते हैं, मतलब शरीर और आत्मा एक क्षेत्र का संबंध होने से एक से मिले हुए दिखाई देते हैं। फिर देखो आत्मा और बॉडी एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। ये बहुत इजी है क्योंकि ये कैसा है, ये जैसे पानी में तेल है, तो वो साथ में दिखाई दे रहा है कि है, लेकिन दिख पता है ना अलग अलग है। ध्यान में आई? लक्षण से, जो उन दोनों के लक्षण हैं, उन दोनों से दोनों अलग अलग इजीली भेद विज्ञान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है? कर्मों को अपनी बॉडी से अलग देखने में, या इन सब जो पुद्गल की ही है, दोनों पुद्गल ही, उन दोनों के अंदर भेद विज्ञान करना है तो कैसे करोगे? तो ये वाला जो कंफ्यूजन होता है ना, ये खाली पुद्गल में ही होता है, इसलिए पुद्गल में लिया, बाकी जगह पे उसका यूज नहीं आता है। हेलो? हेलो? जी आ रही है आवाज। पॉइंट ध्यान में आया? हेलो? और कोई डाउट? हेलो? भैया अत्यंत भाव में ये परिभाषा में है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंत भाव कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंत अभाव है। अभी हम लोग जीव और पुद्गल में कर रहे हैं क्या? एक एक व्यक्ति का जैसे एक जीव द्रव्य और दूसरा जीव द्रव्य, दो जीव हैं, उनमें भी हो सकता है क्या? उनमें भी अत्यंता भाव है। आपको ध्यान है मैंने ना एक बार क्लास में क्वेश्चन पूछा मतलब था। सेम द्रव्य में जो अलग अलग हैं, ऐसे अत्यंत भाव हो सकता है। एक सेकंड ना नैना जी, मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, मैं हाँ आपका ये मैं एक सुनना, आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान है मैंने ना बीच में ना एक क्वेश्चन पूछा था समझाते समय कि अरिहंत, सॉरी, आदिनाथ तीर्थंकर भगवान और महावीर तीर्थंकर भगवान की आत्मा में करंट स्टेट में क्या डिफरेंस है? दोनों तीर्थंकर की करंट पर्याय में कौन सा भाव? अत्यंत भाव। अत्यंत भाव। एग्जैक्टली क्यों अन्योना क्यों नहीं? क्योंकि जीव क्योंकि वो में है क्योंकि अन्योना दो खाली द्रव्य। पुद्गल में होता है। तो अब इसके लिए, अब वो जो मैंने आपको कंफ्यूजिंग के लिए बोला ना करंट पर्याय, तो उससे तो आप कंफ्यूज होना मत, क्योंकि वो तो मैंने कंफ्यूज के लिए बोला था। वो खाली पुद, मैंने इधर आत्मा की बात कर रहा हूँ, जीव की बात कर रहा हूँ, तो अन्योना भाव आएगा नहीं। पास्ट और फ्यूचर पर्याय की बात नहीं की है, तो प्राग और प्रत्यंचा भाव आएगा नहीं, तो बच्चा है क्या? अत्यंता भाव। और दोनों ही आत्मा एक दूसरे से एकदम भिन्न है, तो इसलिए दो द्रव्य एक दूसरे से एकदम भिन्न है, तो अत्यंता भाव हो गया। भैया अगर आप यहाँ प्रेजेंट पर्याय बोलते भी तो अन्योन्या भाव तो तब भी नहीं आता ना, क्योंकि परिभाषा में तो उद्गल द्रव्य की
वर्तमान पर्याय में अभाव है। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने प्रेजेंट पर्याय बोली भी तो वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला है। ध्यान में आया? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम है ना ये भूल अन्योन्या भाव में ये चीज भूल जाते हैं कि खाली ये पुद्गल द्रव्य में ही है। हम क्या बोलते हैं, अच्छा द्रव्य की दो अलग अलग की करंट पर्याय सीधा अन्योन्या भाव। भाई पर ये तो देखो दो कौन से द्रव्य है। अगर दो जीव द्रव्य तो उसमें नहीं होएगा, पुद्गल द्रव्य होनी चाहिए। दोनों के दोनों पुद्गल होने चाहिए। उद्गल को ही क्यों लिया वो पूछ रहा था मैं एक्चुअली। क्योंकि कंफ्यूजन पुद्गल में ही होता है, भेद विज्ञान आपको पुद्गल में ही करना है, बाकियों में नहीं करना। नहीं तो इसका ये कोई इसका रीजन स्कंद ये और है, सॉरी, इसका रीजन ये है कि पुद्गल ही हमें दिखाई देता है, बाकी तो सब अमूर्तिक हैं। भैया एक मिनट रुकना, सॉरी, पुद्गल ही मूर्तिक है, बाकी सारे अमूर्तिक हैं, इसलिए उनमें वो तो हमें दिखाई नहीं देते, तो कंफ्यूजन इसलिए यहाँ होता है। ये मैंने मिली भी हुई आपकी पर्याय बात है ना। 50% सही है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, जब आप काउंटिंग देखोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जीव कितने हैं, अनंत अनंत। जीव कितने हैं, अनंत। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, अनंतानंत। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह आप जिधर बैठे हुए हो ना, वहां पे आपकी जो बॉडी, आपका आपका फेस दिखाई दे रहा है, तो ये तो वो वाला पुद्गल है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसी जगह पे दूसरे भी पुद्गल द्रव्य के मॉलिक्यूल्स है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सेम प्लेस में अभी आपको आपका कर्म दिखाई दे रहा है, जो कर्म चिपके हुए वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी तो यहीं पे ही है, इसी सेम प्लेस में ही है। अगर इसको काट भी दोगे तो दिखाई देगा, लेकिन है तो यहीं पे ही ना। तो स्पेस में सेम स्पेस में पुद्गल के मल्टीपल चीजें हैं, तो वो दिखने में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो करंट पर्याय में। अगर कोई क्या होगा, अगर मैं करंट पर्याय नहीं बोलूंगा ना, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई वो आगे पीछे पर्याय की बात है। भाई मैं आगे पीछे का पर्याय की बात नहीं कर रहा, मैं करंट पर्याय की बात कर रहा हूँ। तो भेद विज्ञान और समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये किन्हीं दो पुद्गल का या सेम पुद्गल द्रव्य में होता है? दो पुद्गल द्रव्य में करंट पर्याय। नहीं नहीं, तो सेम पुद्गल जैसे कर्म हो गया है या शरीर हो गया, तो सिर्फ आप शरीर और कर्म को करंट पर्याय में देखते हैं या सिर्फ शरीर के ही करंट पर्याय में या कर्म के ही करंट पर्याय में? कर्म और शरीर दो के, एक के नहीं, दो पुद्गल के करंट पर्याय में आपस में अन्योन्या भाव है। नहीं, अब जो मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसा है कि पुद्गल तो पुद्गल ही है, शरीर कर्म भी कभी ना कभी शरीर रूप धारण करेगा, है ना, क्योंकि पुद्गल है तो पुद्गल ही। तो आज उसकी वर्तमान पर्याय कर्म के रूप में है और शरीर की वर्तमान पर्याय में शरीर रूपी है, इसलिए उसमें अन्योन्याभाव, ये जान समझने के लिए वे तो अन्योन्याभाव लिया है। नहीं तो पुद्गल ही है एक अकेला, चाहे वो शरीर के पर्याय में हो, चाहे पेन के पर्याय में हो, या कोई भी पर्याय में हो। ऐसा है कि इसके उसका अंदर ना, स्कंद रूप देख लो, मैं वो पूछने वाला था कि भाई स्कंद और उससे अपने को फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ अभी इसमें कैसा है ना कि जब आप आगे के लेक्चर्स में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि ये पुद्गल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो जो जिस टाइप के वो उसी टाइप में ही कन्वर्ट होते हैं, दूसरे टाइप में नहीं होते हैं, वो आगे आएंगे। और ये कितना है ना, ये बहुत ही माइन्यूट बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं। तो ये अभी हमें वो मानना पड़ेगा जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो खुद अपने ज्ञान से तो जान नहीं सकते। यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये होएगा कि सर कर्म वाले ही कर्म में क्यों बदलेंगे, ये वाले इसमें क्यों बदलेंगे, ये आपस में भी तो हो सकता है। वो मैं आपकी सारी चीजें समझ रहा हूँ, बट अभी इसमें क्या है ना, एक लिमिट तक है जहाँ पे हम उस चीज को समझ सकते हैं, उसके बाद जो चीज जैसे है, उसको वैसे एक्सेप्ट करना। यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। अब एक साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो भाई हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल है, तो वाटर फ्लेमेबल क्यों नहीं है? क्या लॉजिक है? वो इसकी करंट पर्याय है। अभी वो हाइड्रोजन रूप में नहीं है, ऑक्सीजन रूप में नहीं है। लेकिन दोनों का अगर नेचर फ्लेमेबल है तो दोनों मिलके हाईली फ्लेमेबल होना चाहिए ना, अपोजिट क्यों होगा? आपको मेरा पॉइंट ध्यान में आया? अब वो उस चीज का स्वभाव है, तो एक लिमिट के बाद जाके आपको वो ऐसा ही समझना पड़ेगा कि उस चीज का स्वभाव है, तो अपने को वैसा जो जिनवाणी में आया हुआ है उसको वैसे मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और कोई सर, डाउट? भाषा वर्गना और शरीर में भी अन्योन्या भाव रहेगा ना एट द प्रेजेंट स्टेट। दोबारा से बोलिएगा समीर जी। भाषा वर्गना और हम्म, शरीर में भी एट प्रेजेंट स्टेट में अन्योन्या भाव रहेगा ना। हाँ जी। और कोई डाउट? भैया असाइनमेंट में एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया है कि एक ही एग्जाम्पल में ये समझाना हमें प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत अभाव। तो आप कुछ हिंट देंगे? असाइनमेंट में लिखना है। मुझे भी नहीं आता है तो। इतना सा हिंट दूंगा कि एक कोई एग्जाम्पल सोचो, अगर आपको एक्सपर्टीज दिखाना है तो सेम एग्जाम्पल सोच के या रिलेटेड एग्जाम्पल सोच के चारों घटाओ, और अगर आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, अपनी लाइफ को सिंपल रखना है, तो चारों के लिए एकदम अलग अलग एग्जाम्पल सोचो ताकि कंफ्यूजन ना हो। भैया क्वेश्चन में है एक एक ही द्रव्य, मतलब सेम उसमें ही बताना है। तब आप सोच लो कौन सा मतलब द्रव्य लेना है। अर्चना दीदी, आप क्वेश्चन है ना वो आपको कंफ्यूजन था, आप पूछ लीजिए अभी, मतलब आपके पास क्वेश्चन होगा सामने। क्वेश्चन तो सर ये था कि प्राग भाव और प्रशंसा भाव मान मतलब आप उसमें डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे जो समझ में आया वो कि हम पास्ट के बारे में दुखी होते हैं कि वो इतने अच्छे पल थे या कितना अच्छा था, कितनी अच्छी लाइफ थी, और हम डिप्रेस होते रहते हैं कि वो वापस नहीं आएगी। एंड देन प्रशंसा भाव पे ये सोच सकते हैं कि भाई आगे। सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए बोलिए, अच्छा आंसर था, बोलिए। हाँ, और अगर वो सेम एग्जाम्पल ही लेना है कि एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों बताने हैं, तीनों आपको बताने हैं। आपने तो एक ही आंसर दिया, दूसरा हाँ, आंसर नहीं दिया आपने, तो खाली ये बोला ना पास्ट का, फ्यूचर का नहीं बताया। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि फिर फ्यूचर के लिए हम आगे की जो प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो पास्ट में सेम थिंग को फ्यूचर में सेम थिंग नहीं होगी ना, वो फ्यूचर में तो कुछ अलग ही होगा, हम अलग चीज सोचेंगे। एक सॉरी। एक एक ही एग्जाम्पल में कैसे होगा? फ्यूचर के बारे में अगर कोई सोचते हैं, कोई चीज की चिंता करते हैं या टेंशन लेते हैं, उसके बाद सोच सोच के डिप्रेस होते हैं, तो वो दूसरी चीज होगी ना। आप एक ही एग्जाम्पल में पास्ट और फ्यूचर का कैसे बता सकते हो? पास्ट का जो हो चुका उसके बारे में सोच के दुखी हो रहे हो, फ्यूचर की तो आप प्लानिंग कर रहे हो, या ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मुझे वो कंफ्यूजन था कि एक ही एग्जाम्पल में हम पास्ट और फ्यूचर का कैसे बता सकते हैं। आप कभी डिप्रेस्ड हुई हो?
सर नहीं, शायद कभी नहीं। मतलब मैं इतना नहीं सोचती हूँ। आपके आसपास में कोई डिप्रेस्ड हुआ है? मतलब डिप्रेशन ही समझ में नहीं आता मुझे कि डिप्रेशन क्या मतलब, दुखी होना से डिप्रेशन या टेंशन लेना से डिप्रेशन। अरे बाप रे बाप। कोई बताएगा डिप्रेशन क्या होता है? एक ही चीज के बारे में सोच सोच के परेशान होना। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें साथ एंजाइटी। में आती है। और इसके अंदर आपको सेंसलेस लगता है हर एक चीज। आपको लगता है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आप वो जापानीज थियरी इक्की का को ढूंढोगे कि भाई हर एक के इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। मेरी लाइफ में तो कोई गोल ही नहीं है, मेरा कोई सपना ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, बाजू वालों को देखो, इसको देखो, उसको देखो। मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे को फ्यूचर में ऐसा करना था, ये नहीं। मतलब बहुत सही चीजें आ जाती है उसके अंदर। तो आप डिप्रेशन का एक बार डेफिनेशन अच्छे से देखो, फिर आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके पास डिप्रेशन का वो समझ नहीं तो आपके पास आंसर आपके पास है। सर डिप्रेशन मतलब टेंशन ले सकते हैं कि जैसे हम बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मतलब मेरा डिप्रेशन नहीं मालूम वो चीज। जैसे बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि भाई पहले तो अच्छा पढ़ता था, अभी अच्छा नहीं पढ़ता, आगे इसका क्या होगा, फ्यूचर कैसे सेट होगा। तो ये जो टेंशन है उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं। वो अलग चीज है, वो डिप्रेशन अलग चीज है। आ, बहुत अलग है। ओके। वो उसी असाइनमेंट में थोड़ा सा स्टक हो रही हूँ मैं, बाकी हो गए मेरे, लेकिन वो डिप्रेशन शायद मुझे वर्ड क्लिक नहीं हो रहा इस वजह से। और फिर अत्यंत भाव भी उसी एग्जाम्पल में आपको बताना है, मतलब वो दो द्रव्य अलग अलग लेने पड़ेंगे आप क्योंकि ये समझो डिप्रेशन होता है ना, तो फिर आपको लाइफ में कुछ भी करने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो लाइफ ही सेंसलेस लगती है। हाँ। सीवियर या एक्सट्रीम डिप्रेशन जिनको होता है ना, वो सुसाइडल बन जाता है। एक मेरा क्वेश्चन था। हम्म। ऐसा लिखा तो है नहीं असाइनमेंट में कि एक ही एग्जाम्पल में तीनों चीजें बतानी है। इसमें लिखा है दो दो प्रायोगिक उदाहरण से बताना है। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल। हाँ वो तो, लेकिन एक ही एग्जाम्पल में तीनों चीजें बतानी है ऐसा नहीं लिखा है ना इसमें असाइनमेंट में। एक्चुअली मुझे समझ में ऐसा आया, पर मेरे को मालूम नहीं है कि सही है कि नहीं, क्योंकि सच क्वेश्चन। बोलूं तो मैंने आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है नहीं, मैं तो। आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, तो आप मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, भले ही चाहे आंसर नहीं बताइए, क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ बताए। आप एक बार स्क्रीन पे डाल सकते हैं क्या कोई? प्राग भाव और प्रशंसा भाव को जानने से आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, और अतंत्या भाव को जानने से हम निर्भर कैसे हो सकते हैं, यह अपने जीवन के दो दो प्रायोगिक उदाहरण से बताएं। इसमें क्या करो, आप आपके लाइफ के दो इंस्टेंसेस दो, और उन दोनों इंस्टेंसेस के अंदर आप कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट को बिठा के आप डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को उससे बचा सकते हो। भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन था ऐसे ही। जैसे मतलब जैसे अपन ने पूर्व में कुछ गलती की और वर्तमान में उसको सोच सोच के निरंतर दुखी हो रहे हैं और टेंशन में ले रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। तो प्राग भाव से ये तो शांत कर लेंगे कि जो वर्तमान में हो गया उसको नहीं बदल, पूर्व में जो हो गया उसको वर्तमान में मतलब नहीं बदल सकते। तो शांति तो मिल जाएगी, लेकिन जो मैं गलती की है उसका प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे भी तो असर पड़ेगा। तो फिर उसको कैसे अपन बच पाएंगे, मतलब टेंशन से, या उसको गलती को कैसे, मतलब वो फ्यूचर में उसका इफेक्ट तो दिखेगा ना, या प्रेजेंट पे भी गलती का। तो वो फिर इसको कैसे अलाउ करेंगे प्रागभाव प्रतिबंध स्वभाव। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अभी मैं उसको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम चालू है। और क्या होता है ना, कई बार फिर ऐसे दूसरे बैचेस बोलते हैं कि वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया था।
तो इशू हो जाता है। तो ये जब अपन आंसर्स इसको डिस्कस करेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर ही दूंगा, अभी नहीं दे सकता। ठीक है। इसमें दो दो शब्द का मतलब है 4 देना है या सिर्फ 2 ही देने हैं? दो दो प्रायोगिक एग्जाम्पल, दो ही आपको देने। सब चीजों के दो दो देने। सब चीजों के दो दो। मतलब एक ही एग्जाम्पल में तीनों नहीं बताना है, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर। मीन्स 5 एग्जाम्पल देने होंगे। मेरे को नहीं पता वो 5 तो कहीं पे बैठता नहीं है। 5 नहीं सर, इसे प्राग भाग का एक दे दिया, फिर प्रशंसा भाग का एक और हाँ भाग का एक, तो 3 एग्जाम्पल एक, फिर देन और अगेन 3, तो 6 दो दो, एग्जाम्पल। हाँ तो 6 टोटल 6 होंगे। हाँ राइट। 5 कहीं से नहीं बैठेगा, या 2 या 4 या 6 ऐसे ही बैठेगा, और वो मतलब इधर काउंटिंग नहीं में है। गलती हुई, 6 बैठेंगे। वो आप देख लीजिए। ठीक है, और अच्छा, सर गुणित। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ हाँ जी। कि ये ग्रुप में जो डिस्कशन चल रहा है कि ये क्वेश्चन दिए गए, ये मेरे पास तो नहीं मिले मुझे तो। ये वाला तो आपने को क्लीन बोल्ड कर दिया। नहीं, भैया ने, सुधातम भैया ने डाले हैं, ये एलसीपीए के क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स हैं, 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर हमको लिख के दे। एक्चुअली सर ने भी डाले हैं ये तो, एलसीपीए तो। सॉरी, मैं क्लीन आप इतना बोल। आप इतना पुराने मैसेज, आपको ओके, पुराने पुराने मैसेजेस देखने मैसेज। पड़ेंगे व्हाट्सएप पे। ओके ओके। ये वाले क्वेश्चन में मैं क्लीन बोल्ड था, सॉरी। अच्छा, अपना एक गुणस्थान से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उसके रिलेटेड भी एक डिस्कशन करना था। उसमें मेरे एंड से कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो बताना था। अ, एक सेकेंड। अभी इसके अंदर मेरे को इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मेरे को अलग अलग किताबों में से चेक करना पड़ा। एक तो ये है कि जो आपने दिखाया था, एक स्क्रीन एक क्रिएटिव शेयर किया था, मतलब स्क्रीनशॉट भेजा था शुद्धात्मा जी में, जिसके अंदर लिखा था कि तत्वार्थिक के अंदर 18, मतलब कोई छंद उसका मेरे को याद नहीं है, बट 18 नंबर का था, जिसके अंदर बताया है कि उपशम श्रेणी जो है वो 4 बार ही चढ़ते हैं, उसका ऐसा दिया हुआ था। बट तत्वार्थिक के अंदर तो मेरे को ऐसी चीज मिली नहीं थी, उसमें तो बस इतना सा लिखा हुआ 18 के अंदर कि इसके आगे 4 गुण स्थानों की 2 श्रेणी हो जाती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। जहाँ मोह जहाँ मोहनीय कर्म का उपशम करता हुआ आत्मा आगे बढ़ता है वह उपशम श्रेणी, और जहाँ क्षय करता हुआ आगे बढ़ता हुआ छपक श्रेणी। बस इतना सा ही था उसमें तो। लेकिन जब आगे और भी अलग अलग जगह पे अपन देखते हैं, तो उसके अंदर हमें मिली है ये चीजें। ये है अलग में, मैं आपको बता देता हूँ किधर है। ये है सतखंडागम, उसमें मिला है कि सतखंडागम के अंदर आया है कि उपशम श्रेणी अधिक से अधिक आप 4 बार चढ़ सकते हो, और एक भव में 2 बार चढ़ सकते हो। वो सतखंडागम में आई हुई है ऐसी बात। तो एक तो ये वाली बात थी जहाँ पे मैंने गलती से कहा था कि उपशम श्रेणी आप अनेक बार चढ़ सकते हो। उपशम, अभी इसके अंदर मैंने और क्लैरिटी ली थी 2-4 लोगों से बात करके, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व आपको अनेक बार हो सकता है, लेकिन श्रेणी जो चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी या कोई भी श्रेणी जो चढ़ते हैं, वो लिमिटेड है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि छठे और 7वें गुण स्थान में जो झूलने का जो क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, वो तो आपको अनेक बार हो सकता है। लेकिन जब आप उपशम श्रेणी या क्षयोपशम श्रेणी चढ़ते हो,
सातवें से आठवें गुण स्थान में जब जाते हो तो वो बहुत ज्यादा बार नहीं होता, मैक्सिमम 4 या 5 बार रहेगा। तो एक लाइफ में 4 या 5 बार में? एक लाइफ में 2 बार। एक लाइफ में 2 बार। एक्चुअली एक लाइफ में 3 बार पकड़ो, क्योंकि 2 बार उपशम हो गया और तीसरी बार में छपक हो गया, तो 3 बार आठवें गुण, आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थान में चला गया। ठीक है। और दूसरा ये था कि जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु का ये नियम है कि आपकी जब आप सातवें से आठवें में, नौवें में, 10वें में जब आप चढ़ते हो, जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, उसकी भी स्टार्टिंग के टाइम पे मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद जब या तो उतरने के टाइम पे या स्टार्टिंग के कुछ जघन्य अंत मुहूर्त के बाद भी आपकी मृत्यु हो सकती है, स्टार्टिंग में चढ़ते समय नहीं होगी। और उसके अंदर भी ऐसा है कि जैसे ही मृत्यु होगी तो वैसे ही आपका गुणस्थान गिर के चौथे में आ जाएगा, ऑन द स्पॉट। हेलो, हेलो। हाँ सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो ये 2-3 कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे, जो मेरे एंड से पेंडिंग था। सर एक और पूछना था छोटा सा, हाँ। कि जो प्रतिमाएं होती है, जैसे प्रतिमाएं धारण करते हैं, तो पहली प्रतिमा हो गई, दूसरी प्रतिमा ली, तीसरी प्रतिमा ली, तो जैसे तीसरी चौथी कोई भी प्रतिमा ली, तो उसमें पहली प्रतिमा में जो नियम लिया वो भी उसके साथ रहता ही है, मैं नहीं ये वो समझ। निकल। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, हम्म। उसमें अष्टमूलगन के आप धारी होते हो एग्जाम्पल। हम्म। फिर दूसरी या तीसरी प्रतिमा ले ली आपने। आपका बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर किसी ने बाल ब्रह्मचारी प्रतिमा ली है तो उसके पहले के सारी प्रतिमाएं लेना भी कंपलसरी है, कि खाली बाल ब्रह्मचारी चलेगा बिना पहले के? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मीन्स अगर छठ बाल ब्रह्मचारी छठी सातवीं प्रतिमा है और वो ली है, तो उसमें पहले के भी पालन होता है क्या, पहली प्रतिमा का? हाँ, ठीक है, फिर ये मैं आप एग्जाम होने के बाद डिस्कस करूंगा, अगर होता है तो। होता है, वो बिल्टअप होता है। इसको आप ऐसे समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब वेट उठाते हो तो आप पहले 1 किलो से उठाना चालू करते हो, फिर 2 किलो से उठाना चालू करते हो, फिर 5 किलो उठाते हो। अब बताओ, जब आप 5 किलो वेट उठा रहे हो तो 5 किलो वेट के अंदर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो है कि नहीं है? है, बराबर है। उसके बिना 5 किलो उठा सकते हो? हाँ, मैंने भी यही लॉजिक लगाया, फिर मैं आपको ही बनाऊँ, एग्जाम का पॉइंट है, मैं इसलिए आप अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कोई पॉइंट? सिद्धार्थ जी, अपना गुणस्थान वाली सारी चीजें क्लियर हो गई कि कोई पॉइंट बाकी है? हेलो, हेलो। सॉरी भाई सर, क्या क्वेश्चन था आपका? गुणस्थान रिलेटेड सारे डाउट्स जो थे वो सब क्लियर हो गई कि कुछ बाकी है? गुणस्थान रिलेटेड? हाँ। स्वप्निल जी। अभी आप थे ना 5 मिनट पहले, जो मैंने गुणस्थान के पॉइंट्स बताए जी उसकी? जी भैया, जो पॉइंट बताए वो समझ में आ गए। Okay.
भैया जी एक क्वेश्चन पूछना था, मैं असाइनमेंट बना रही थी 10 लक्षण धर्म से संबंधित। जैसे कि आर्य धर्म उसी को होता है जिसमें मन वचन काय होती है। तो जैसे कि पौधा है तो उसमें मन नहीं होता क्या? तो उसको नहीं होगा आर्जव भाव। एक मिनट, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछिएगा। आर्जव धर्म जो होता है ना वो पौधे में हो सकता है क्या? क्योंकि वो आर्जव भी तो धर्म आत्मा है। मतलब? आर्जव धर्म मतलब सरलता, जीव की सरलता, हाँ हाँ मान माया कसाय ये नहीं होना हाँ आर्जव धर्म। हाँ। तो तो फिर ये जिनके मन वचन काय में शुद्धि होती है, या जिनका मन वचन काय ही होता है, उन्हीं में ये आर्जव धर्म होता है। तो क्या जैसे पौधा है तो उसमें मन नहीं है, तो क्या वो उसमें आर्जव धर्म नहीं होगा क्या? है तो आत्मा ही। क्यों नहीं होएगा? मतलब एक बात समझना, कर्मों को एक बार अलग करो। आर्जव धर्म का मतलब होता, आर्जव धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का नेचर है। तो या तो वो आर्जव धर्म होएगा तो सारे जीवों में होएगा, इररिस्पेक्टिव एक इंद्रिय है, निगोदिया है कि पंच इंद्रिय सहित मन है। ठीक है। अब यदि उसमें मोह राग द्वेष हो रहा है, यदि उसमें मिथ्यात्व हो रहा है, तो वो मिथ्यात्व जो है ये आर्जव धर्म का नाश करेगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो एक इंद्रिय मन रहित जीव है उसमें मिथ्यात्व है कि नहीं है, उसमें मोह राग द्वेष है कि नहीं है? यदि मिथ्यात्व मोह राग द्वेष है तो ये आर्जव धर्म का भी वो घात करेगा। उसका मन से लेना देना नहीं है, उसका मिथ्यात्व मोह राग द्वेष से लेना देना। इसमें बुक में तो ये लिखा है जिसका मन वचन काय वालों के ही होता है, मान कसा है। आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो स्टार्टिंग में दादा ने बताया था, उसके बाद उन्होंने चेंज किया है पूरा। आप पूरा चैप्टर पढ़ेगी ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। उन्होंने बाद में हाँ पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा है मैंने। कसाईयों के, हाँ, तो आप ठीक स्टार्टिंग में ठीक। पढ़ेंगी तो दादा वही बता रहे थे कि हाँ, सब लोग समझते हैं कि ये मन वचन काय की ये है, चेष्टा है, लेकिन इससे अलग है, ये बहुत डीप में है वो। ओके। रीना जी, हिंसा क्या है? हिंसा किसी के मन को दुखी नहीं करना, दुखी करना हिंसा है। या किसी की किसी जीव की हत्या कर देना हिंसा है। अपने अहिंसा ही क्या है? मन को कसना हिंसा है। और अहिंसा क्या है? ये सब चीजें नहीं करना हिंसा है। अपने मन को नहीं कसना, या अपने किसी जीव की हिंसा नहीं कर मारना नहीं, अपने भावों की निर्मलता अहिंसा है। सबसे बड़ा आप सबसे बड़ी अहिंसा क्या है और सबसे बड़ी हिंसा क्या है? सबसे बड़ी हिंसा अपने मन को कसना, मन को नहीं। सबसे मन को बड़ी नहीं, हिंसा अपनी स्वयं की आत्मा को। राग भाव करना। राग भाव वर्ड आया है उसमें कि आप अगर राग करते हो किसी के प्रति, वो हिंसा भी है, और राग करना हिंसा वो एक नहीं, वो तो हिंसा है पर रीना जी, आप जैसे जी मोह राग द्वेष करते हो या जी मिथ्यात्व करते हो तो आप अपनी आत्मा, अपनी स्वयं की आत्मा की घात पहुंचा रहे हो, आप उसको कष्ट पहुंचा रहे हो। तो वो जी सबसे बड़ी हिंसा है। जी और मिथ्यात्व मोह राग द्वेष नहीं करना, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। जी। तो आपने जो डेफिनेशन में बोला ना किसी की, तो उस किसी की जगह पे स्वयं की आत्मा की ले लो। जी ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर्स ना अच्छे से पढ़ना। जी। ठीक है। सर आपने अभी बताया जो उपशम श्रेणी चढ़ने का, के लेक लाइफ में 3 बार लेना, तो ऑप्शन 2 बार। उपशम 2 बार, तो पर एक बार उपशम हुआ
छूट गया, दूसरी बार हुआ तो वो उपशम कहाँ रहा, वो क्षय उपशम हो गया ना। एक सेकेंड, यहाँ पे ना ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मेरे को ये दिमाग से स्लिप हो गया। अभी यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, वो हमें समझनी है। उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये कंडीशंस है कर्मों के। ओके। ठीक है, उपशम श्रेणी अलग चीज है और उपशम अलग चीज है, दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस क्या है, उपशम और उपशम श्रेणी चढ़ना मीन्स गुणस्थान चढ़ना। एग्जैक्टली और वो है मतलब 8वें गुणस्थान से स्टार्ट होता है 11वें गुणस्थान तक। 8वें से 11वें, और उपशम मतलब कर्मों को दबा देना, मतलब हाँ हाँ, तो जब आप कर्मों को दबा के 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में जाते हो तो उसको उपशम श्रेणी बोलते हैं, क्योंकि आप कर्मों को दबा के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हम 2 बार कर सकते हैं एक लाइफ में, 8वें तक पहुंच गए, अब है ना 11वें तक श्रेणी। होगा पढ़ सकते हैं। ओके। ये ऐसा कथन इसमें आया हुआ है, किसमें? हेलो हेलो, हाँ सर, ऑडिबल है। सठखंडागम में ऐसा कथन आया हुआ है। ओके। ठीक है, सर एक और आपने भी बोला ना कि उपशम श्रेणी का 6ठे से 7वें गुण स्थान बोला, तो राजा छठे से भरत 7वें में तो झूलते हैं और वो क्षयोपशम होता है, उपशम श्रेणी नहीं है, वो क्षयोपशम क्षयोपशम एक वो सम्यक है। कितनी बार होता है वो? अभी मेरे ध्यान में जो है वो तो ये है कि आप अनंत बार झूलते हो। क्षयोपशम श्रेणी, क्षयोपशम सम्यक तो आपको होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है। बट इसका ऐसा भी नियम है कि एक बार अगर आपको क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो जाता है तो आपका मोक्ष जाना फिक्स है, मतलब आपका काउंटडाउन चालू हो गया है। और उसका भी ये दिया हुआ है कि इतने भव के अंदर और इतने काल के अंदर। नहीं, तो फिर वही पूछना था कि भरत के केस में, राजा भरत के केस में वो तो अंतर मुहूर्त में ही हो गए, मुनि दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में 7वां लिया, 7वें से सीधे 13 हो गए। क्योंकि उनने छपक श्रेणी चढ़ी थी। ऑप्शन तो 6ठे में तो आए ना, 6ठे से 7वें में आए, 7वें से 6ठे में आए ही नहीं है ऐसा। हाँ, तो ऐसा तो तो पॉसिबल ही नहीं कि 7वें से 6ठे में ना आए। क्यों? 7वें से 6ठे से 7वां, 6ठा 7वां होता ही है, 7वें से ऐसा 6ठा। है, ऐसा है कि वो आई भी हो तो हमें पता नहीं है, और इसके बारे में मैंने अभी तक कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं। और ये तो नियम है कि पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई भी जीव 7वें से आगे बढ़ जाए, 7वें से 8वें में छपक श्रेणी से बढ़ जाए, तो वो 6ठे में आएगा ही नहीं। एक बार तो छपक, आना ही पड़ेगा ना सर। अगर छपक श्रेणी से वो आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। तो फिर ये झूलना क्यों बोलते हैं भाई, 6ठा 7वें में झूल रहा है? छठे मेरे सातवें ख्याल में, से छठे सातवें में मुनि क्षयोपशम है वो, वह उपशम भी नहीं है, क्षय भी नहीं है, वो क्षयोपशम की कंडीशन है। तो ऑप्शन नहीं, श्रेणी से ही। वापस इस उपशम श्रेणी ये भी 8वें कहा गुण गया स्थान से होता है। सर, इसमें ये भी कहा गया है कि मुनिराज देशना देते हैं तो दोबारा 6ठे स्थान में आ जाते हैं, या तो कोई ग्रंथ लिखते हैं तब 6ठे में रहते हैं, वापस जब वो छोड़ देते हैं तब 7वें में आ जाते हैं। तो ऐसा ये है, झूलना इसके कारण है। नहीं नहीं नहीं, झूलना उसको नहीं बोलते। मैं आपको वो समझाता हूँ। 7वां गुणस्थान का मतलब है कि वो आत्मलीन हो गए हैं
और छठवे क्या मतलब है कि वो आत्मलीनता से बाहर उनका ध्यान भटक गया है। ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जब वो आत्म ध्यान करने की प्रयत्न या कोशिश कर रहे होते हैं, तो कभी सक्सेसफुल हो जाते, कभी फेल हो जाते, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब सक्सेसफुल हो गए तो सातवें में, डिस्ट्रैक्ट हुए तो छठे में। इसके लिए जो अपन एग्जाम्पल आता है वो ये आता है कि आप लोग कभी कभी क्लास में ऐसे झपकी नहीं लेते हो, जिसको आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं सोया था, आप ये भी नहीं बोलोगे मैं जगा हुआ था। वो ऐसा था कि हाँ भाई आप क्लास सुन भी रहे हो, झपकी भी ले रहे हो, सुन भी रहे हो, झपकी भी ले रहे हो। तो आप सोए भी नहीं हो, जगे भी नहीं हो, आप दोनों के बीच में झूल रहे हो। एक समय अंदर, एक समय बाहर, एक समय अंदर, एक समय बाहर। ध्यान में आया? यानी जब अगर मुनिराज अपनी क्रिया कर रहे हैं तब वो आत्मा के ध्यान से। जब मुनिराज आत्मलीन नहीं है तो वो छठे में होंगे, पांचवे में होंगे, या कोई से भी दूसरे नीचे के में होंगे। सातवें में तो पक्का नहीं होंगे। अगर वो आत्मलीन नहीं है तो वो सातवें में नहीं। अगर वो आत्मलीन दशा में बैठे हुए हैं तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो छठे में है कि सातवें में। वो तो वो स्वयं भी नहीं बता सकते कि वो छठे में है कि सातवें तो किससे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? में। दादा एक चीज ये बोलते हैं कि तुम्हें पता ही क्यों करना है। तो फिर सर तो कुछ पता नहीं करना है तो फिर सही तो पूरा जैन धर्म तो यही कहता है कि आत्म ध्यान, आत्मलीनता मतलब आत्म ध्यान करना ही तपस्या है। हम्म। आत्म ध्यान करते वक्त क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए आत्मलीनता में, वो ही तो धर्म है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। जब आप आगे के सेकेंड। सेमेस्टर्स में पढ़ोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही मिलेगा। तो सर मुनिराज आत्मलीन है या नहीं है वो जानने से क्या मतलब, हम कैसे आत्मलीन हो सकते हैं वो जानना मेन है ना। एग्जैक्टली exactly. कई लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और कोई डाउट, और कोई पॉइंट? हेलो? चलो। यस सर, चलिए। सर आवाज आ रही है आपकी। वो पढ़ाई हमने नहीं की इसलिए डाउट नहीं मिल रहा है अभी। अभी सेकंड पेपर की तैयारी चल रही है इसलिए। थर्ड पेपर तैयारी हुई तो थर्ड पेपर के डाउट निकलेंगे। मेरे को ये सच तो आंसर बहुत अच्छा लगा कि सर हमने पढ़ाई नहीं की है इसलिए डाउट नहीं है। बहुत सही आंसर है। सर सच ये है, यही है। अभी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के बारे में ज्यादा जितने डाउट्स थे क्लियर कर लिए। अब थर्ड पेपर पे जब आएंगे तब डाउट्स निकलेंगे। ठीक है। चलिए। फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, टाइम भी हो गया। भैया असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन होगी क्या? 15 जो सबमिट करने की है, हो सकती है अ, क्या? चांसेस है? मेरे हिसाब से तो नहीं होएगी, अनलेस अनटिल आपके पास कोई वैलिड रीजन हो तो बात की जा सकती है, नहीं तो नहीं। ओके, नहीं जैसे लास्ट टाइम तो शायद एक्सटेंड हुई थी कुछ दिन के लिए, तो इस वो बार कुछ भी वैलिड होगी? रीजन होएगा तो ही होएगी। ओके। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए कर दी थी। अभी तो सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं आप, तो सबको शायद स्ट्रिक्ट रहेंगे। ये मेरे एंड से नहीं होता है कुछ भी, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं। सर लेकिन अभी तो हमने असाइनमेंट 1 और 2 ही किया है। असाइनमेंट 3 का तो पेपर जब आएगा तब हम वो असाइनमेंट 3 करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ सर, तो दोनों हो जाता है।
वो आप लोगों की चॉइस है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक्चुअली भैया कंप्लीट नहीं हो पा रहा 15 तक। ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, लेट टाइम। सबमिशन के माइनस मार्किंग है शायद से सर। हाँ, लेट सबमिशन के माइनस मार्किंग होगी शायद से। सच बोलूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं। मैं जब आंसर शीट चेक करने बैठूंगा, असाइनमेंट चेक करने बैठूंगा ना, तब मैं क्या है ना, उसके सारे नियम कायदे कानून सब चेक करता हूँ। उसके पहले मैं देखता ही नहीं हूँ। भैया वाइवा कैसे होगा जिनका रह गया है? अरे, किन किन का रह गया बता दो, अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मेरा एक्सक्यूज मी वाइवा सर, रह ये गया है, गणित गर्दन मूल्यांकन हो असाइनमेंट और गया है। वाइवा दोनों बाकी है मेरा तो। या गणित मेरा भी सर, मेरा भी असाइनमेंट वाइवा दोनों बाकी है। तो लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में याद दिला देना, मैं सबका ले लूंगा। और गणित असाइनमेंट ये लास्ट सेमेस्टर है जब मैं आपको एंडिंग मोमेंट में ले रहा हूँ, क्योंकि अपने ना बीच में मेरे ख्याल से कितने क्लासेस होते हैं, 20 से 22 क्लासेस होते हैं। और अपने उतने स्टूडेंट्स है नहीं कि भाई सबको मौका नहीं मिले। तो बीच में जब गणित असाइनमेंट्स आपको देने का सुनहरा चांस होता है, तब कोई देता नहीं है, फिर बाद में लास्ट में आते हैं। तो वो गणित असाइनमेंट ये लास्ट सेमेस्टर है जब मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगा। नेक्स्ट सेमेस्टर से तो ना, आपको पता, मैं आपको बताऊं ना, मैंने लिखा हुआ है, एक एक आदमी ने 3 3 बार गणित दिया हुआ है। सिद्धार्थ जी, आपने कितनी बार दिया होगा? सर मैंने सुधा तो अभी अपने जगह पे नहीं है। अच्छा। नहीं, मैंने दो बार तो दिया है आई थिंक गर्दन, मतलब वो जो प्रीवियस क्लास का रिव्यू हाँ होता है हाँ, वो। प्रविज्ञा जी ने भी 2 3 बार दिया है, आतिश जी ने भी मेरे ख्याल से 2 बार तो नहीं दिया। भैया मैंने वो सिद्धार्थ मैम को दे दिया था जब आपका नहीं हुआ था क्लास, 2 क्लास या 3 क्लास शायद पहले। ठीक है, तो वो मैं उनसे कर लूंगा, उसमें कोई। हम्म। हाँ सर वाइवा किसका होगा, मतलब पूरा जो पढ़ लिया है कोर्स उसका होगा वाइवा, या हाँ, पूरा तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 और भाग 2, या सारा पूरा? सो नॉर्मली तो क्या होता है कि सर जो, एक्चुअली गर्दन असाइनमेंट के लिए मतलब मेरी क्लासेस ही मैंने रेयर अटेंड किए हैं, और स्टार्टिंग से या उससे तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बोलना क्या होता है उसमें। गंडर में बहुत इजी है। आपने अभी तक क्या क्या, जो पिछली कोई भी एक क्लास होती है उसके अंदर आपने क्या नोट्स बनाए, वो नोट्स आपको पढ़ना होता है, कुछ नहीं। रिमझिम जी, आपने मैंने तो अभी एक तक नहीं बनाए, कोई से भी नोट्स नहीं बनाए। तो आपको बनाने पड़ेंगे। एक सेकेंड, रिमझिम जी, आपने गंडर दिया था ना सुदात्मा जी को? हाँ हाँ दिया था हमने। हाँ, वो 22 दिसंबर को दिया था, उसके मैंने मार्क्स डाले हुए हैं। ओके ओके थैंक यू। तो सर गर्दन असाइनमेंट ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ उसके बारे में बताना, ऐसा नहीं? नहीं, तो क्लास में जो डिस्कशन हुआ है वो आपको बताना है। किसी एक क्लास का ना? नॉर्मली लास्ट क्लास का होता है। अभी क्योंकि हमारे पास लास्ट क्लास का कुछ है नहीं, इसलिए आप कोई भी एक क्लास का, कोई भी एक टॉपिक का ले लीजिए। ओके। सर जो असाइनमेंट है थर्ड का, मैंने एक्चुअली नोटबुक में लिखे हैं सब, लेकिन टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो स्कैन करके रख सकता हूँ? हाँ, स्कैन करके भी अपलोड करने का ऑप्शन है ना मेरे ख्याल से। नहीं, यानी मैं स्कैन कर लूंगा और फिर मैं अपलोड कर सकता हूँ ना वही, हाँ, क्योंकि मैंने नोटबुक में किए थे। दैट्स ओके। एक्चुअली 90% से ज्यादा लोग नोटबुक में करते हैं और फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड कर देते हैं। हाँ, चलिए मैं टाइपिंग भी करता हूँ उसके बाद, लेकिन नहीं हो पाया था थर्ड का। नहीं कोई बात। आप देख लीजिए, स्कैन अगर स्कैन, अगर आपको टाइप ही नहीं करके करना है तो स्कैन से गूगल से देख लो, अगर आपके राइटिंग को वो डिसाइफर करके और वो रख सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्कैन ही डाल दीजिए। मेरा राइटिंग वैसे भी इंग्लिश में रहता इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अब किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, हम है। तो सब पढ़ने के लिए टीचर्स है।
चलिए, और कोई पॉइंट? सर आप जो वाइवा लेते हैं मतलब वो मालूम ही नहीं चलता, जैसे मेरा वाइवा कब हो गया मुझे पता नहीं चला। जब मैंने मार्क्स देखे आपने लिस्ट डाली थी, तो जो हाँ, वाइवा वो पहले से मालूम हो तो प्रिपेयर करके आए, या फिर ऑन द स्पॉट आप लेते हैं कि वो बस। तो कैसा होता है कि जब क्लास चल रही होती है और मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ और आप आंसर देते हो, जैसे कि समझो आज आतिश जी से क्वेश्चन आंसर्स हुए तो उन्होंने आंसर दिए, तो उसी से समझ में आ गया कि उनको कितना आता है, तो उसमें उनका वाइवा हो लाइक जाता सरप्राइज टेस्ट ना। है। इट इज नॉट एक्चुअली सरप्राइज, इट इज लाइक क्वेश्चन आंसर्स। ओके। सर कैन वी हैव अ मिक्स ऑफ बोथ टाइपिंग एंड स्कैनिंग? वो भी कर सकते हैं असाइनमेंट में अगर। ओके, थैंक यू। आपको जैसे करना। देखो, ये जो है ना, इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, ना तो हैंड राइटिंग के मिलेंगे, ना तो आपने कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज की है उसके भी नहीं मिलेंगे, आपने कितना अच्छा टाइप किया है उसके भी नहीं मिलेंगे। आपने जो कंटेंट लिखा है, जो आपने भावनाएं, आपके जो ज्ञान उसके अंदर डाले हैं, उस ज्ञान को मैं चेक करता सर मैंने लास्ट क्लास में मैडम से पूछा था कि हूँ। हाँ। ये असाइनमेंट्स के हमें अगर हम मिस्टेक भी कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या मिस्टेक हो रही है असाइनमेंट करते करते भी, हम्म। तो उसके कुछ फीडबैक नहीं आते, तो मैडम ने कहा तो ये तो आप आपके खुद के लिए है, हम सिर्फ देखते हैं कि आपने अपलोड किया है कि नहीं और फिर मार्क्स दे देते हैं। खाली अपलोड के बेसिस पे मार्क्स नहीं देते हैं, उसको पढ़ते भी है। सर तो पढ़ते हैं तो मैं कह रहा था, पढ़ते तो कभी कभी हम भी गलती करते हैं समझने में, तो वो हाईलाइट नहीं होती है। उसमें अब क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि अभी ये जब एग्जाम हो के आएंगे, तो क्या आएगा, एक दिन रात को मैं बैठूंगा और लगातार एक के पीछे एक आपके 10 लोग हैं, सबके एक के साथ मैं चेक कर लूंगा। ऑन द स्पॉट तो मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा कि भाई आतिश जी ने ये गलती की है, समीर जी ने ये गलती की है, बट मेरे को मोटा मोटा याद रहता है किसने क्या क्या गलती की है। तो वो अपन एक क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी एग्जाम के बाद अपन ने एक डिस्कशन किया था सारे एग्जाम पेपर का, कि भाई ये एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने ऐसी भी गलती की है, कुछ लोगों ने वैसे भी गलती की है। तो वो आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा कि वो कुछ लोग आप हो कि कोई और है। ओके सर। ठीक है। या चलिए, तो अभी जिन्होंने स्तुति करे, कौन करना चाहेगा? आतिश जी आप। कौन सी बुक लेनी है? विद्या विज्ञान, सॉरी तत्व विज्ञान पार्ट 2 ले लीजिए। सॉरी। सर जस्ट एक चीज, मतलब ये कंफर्म है ना, मतलब प्राग भाग और प्रधान सवाल वाले असाइनमेंट में हम अलग अलग एग्जांपल्स लिख सकते हैं ना, दो दो एग्जांपल ईच के, एक ही एग्जांपल में सब नहीं बताना है। बस एक बार कंफर्म कर रही थी, उसमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसलिए। एक बार आप ना ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं ना वहाँ पे, एग्जाम के अंदर मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ जितने बाकी के लोग हैं। तो जैसे उसके अंदर मेरे ख्याल से दो कौन थी मैं आपको बताता हूँ। जीनल जी है, सिद्धार्थमा जी है, सॉरी जीनल जी है, स्वानुभूति जी है, और एक और थे, का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली उसमें से दिया तो नहीं है कि आप बस आपको आप प्राइवेट एग्जांपल देने दो दो आपके जीवन के। हाँ, तो तो आप दो दो एग्जांपल दे दीजिए ना, उसमें ये थोड़ी ना बोले कि सेम एग्जांपल में। ये दो अलग अलग एग्जांपल देंगे, लेकिन प्राग भाग का एक, प्रशंसा भाग का एक और अत्यंता भाग का एक, तो ये एक तीन एग्जांपल हो एक उदाहरण में, फिर दूसरे उदाहरण दूसरे में तीन अलग अलग एग्जांपल। देखो, मैं आपको एकदम सेफ चीज बोलूँ ना, एकदम सेफ, आपको 2 एग्जांपल देने हैं ना हर एक के,
तो एक तो आप दे दो जो तीनों में कॉमन हो जाए, और एक दे दो जो तीनों में अलग अलग हो जाए, तो आप बीच में सेफ हो। तो तीनों में कॉमन हो जाए वो वाला नहीं समझ में आ रहा ना, अलग अलग तो मैं दे सकती हूँ। तो दो में तो कॉमन करो। हाँ, दो में अर्च, कॉमन। अर्चना जी, अपनी बॉडी और आत्मा ही खुद एक द्रव्य अलग अलग है, उसके ऊपर एक बेस कर दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है ना, मतलब जो अरे आपके। चलो ठीक है, अभी हो गया ये। हाँ, प्रैक्टिकल तो होता है, पर अब मैं डिस्कस नहीं कर सकता प्रॉब्लम हुई। हाँ, ठीक है, ठीक है। जिनवाणी सूती। जी। कौन बोल रहा है? हाँ, मैं पहले पहले भाग से बोल देता हूँ, मेरे हाँ पास जी, अभी वही। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुनी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख वेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। चतुर्वेद विश्विक्षित करता त्यो प्रभु में भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसा अधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। अच्छा है, आपको 32 भावनाएं आती है। नहीं, देख के पढ़ रहा हूँ। अनुमोदना आपकी। देख के पढ़ रहा था। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र। लड़का भी है और बहू भी है, एक बहू का भी बेटी